अगर कांग्रेस धमाका करती है कुछ सत्ता में, 27 तो है ही, ये चुनाव सामने है ही है, तो बाजवा साहब के रोल क्या कुछ होने वाले हैं? अब क्या उनके ऊपर महती जिम्मेदारियां ज्यादा हो गई हैं? अगर डर्बी की रेस हो रही है भाई साहब, जहां अरबी घोड़े ने भेजे भागना है, वहां देसी टट्टू भगाओगे तो बात नहीं बनती। पंजाब की आर्थिक स्थिति बड़ी बुरी है, आपको बहुत संकट में है पंजाब राज्य। उस मोर्चे पर आपके खजाना खाली है, कर्ज बढ़ता जा रहा है। इस मोर्चे पर आप कह रहे हैं कि 5 साल ये सरकार चले, हम तो यही चाहते हैं। पंजाब का क्या होगा, लोगों का क्या होगा? इन्होंने बहुत सारे वादे किए थे, बहुत सारे पूरे नहीं किए। 2000 आदमी ऐसा है जिनकी आप पंजाब में सेटिंग करेंगे, ये भगवंत करने नहीं देगा। आप मेरी एक सुनिए, देयर इज अ कोल्ड वॉर ऑलरेडी ऑन। इनको तोड़ने की कोशिश अब भारतीय जनता पार्टी करेगी। बीजेपी को पता है डायरेक्टली वी कैन नॉट कैप्चर पंजाब, वी कैन नॉट कैप्चर जम्मू कश्मीर, वी कैन नॉट कैप्चर बंगाल, वी कैन नॉट कैप्चर केरला, वी विल नॉट बी एबल टू कैप्चर अ नंबर ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दिल्ली में अन्ना आंदोलन से जन्मी आप पार्टी 2025 के विधानसभा चुनाव में सत्ता से बाहर हो चुकी है। दिल्ली सरकार में अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की विदाई के बाद राजनीतिक प्रेक्षक एवं देश भर में जो राजनीति में रुचि रखते हैं, उनकी नजर निगाह पंजाब पर है। और पंजाब पर क्यों है? ये विदित है कि पंजाब में आप पार्टी की सरकार है और दिल्ली चुनाव में जो हार हुई है आप पार्टी की, तो उसके साइड इफेक्ट्स के तौर पर बहुत कुछ जो अटकलें हैं, अफवाहें हैं, उनका बाजार गर्म है। और जो भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार है, उसके भविष्य को लेकर भी बहुत सारे सवाल, बहुत सारी बातें उठ रही हैं कि क्या कुछ भविष्य होगा उसका, खासकर भगवंत सिंह मान का। और जो दिल्ली चुनाव के नतीजे जब आए थे, उसके बाद पंजाब कांग्रेस के एक सीनियर लीडर और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा जी का एक बड़ा सनसनीखेज बयान आया था। उस बयान में उसमें उन्होंने एक दावा किया था कि जो आप पार्टी के 32 विधायक कांग्रेस के टच में है। और साथ साथ बाजवा जी ने यह भी कहीं अंदेशा जतला दिया था या संकेतों में कहा था कि पंजाब में मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं। तो इसके बाद कहीं ना कहीं खलबली मची और जो आप पार्टी है उनकी ओर से तो दावों को सिरे से खारिज किया गया। खुद भगवंत सिंह मान ने कहा कि ये सब एक ख्याली पुलाव है और मुगरी लाल के हसीन सपने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जो चुनाव के नतीजे हैं, दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव के नतीजे थे, उसे आए हुए 12 दिनों का समय हो चुका है लगभग। और एक बात यह भी है कि अभी दिल्ली में जो मुख्यमंत्री का चेहरा है वो स्पष्ट नहीं है। आज 19 फरवरी का दिन है और मैं ये जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो इस वक्त दिल्ली में शाम को भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक होने जा रही और ये सामने आएगा शाम तक कि कौन दिल्ली का चेहरा होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा, तमाम जो चल रहा है। लेकिन जो पंजाब है, पंजाब में जो आप पार्टी का भविष्य है, और जैसा मुझे ध्यान है, ज्ञात है कि आज जो भगवंत सिंह मान का बर्थडे भी है, तो वो अपना जन्मदिन मना रहे हैं। लेकिन उनसे सवाल तो वही कुछ हो रहे हैं बार बार कि क्या कुछ पंजाब में संभावनाएं बनी हुई हैं, उनसे वो सवालों का सिलसिला थम नहीं रहा है। और जो बाजवा जी का बयान था वो अभी बरकरार तो है ही, 12 दिन हुए हैं, तो बहुत सारे सवाल हैं कि क्या ये आने वाले तूफान के पहले का सन्नाटा बना हुआ है, क्या कुछ वहां से निकलने वाला है। तो जो तमाम सवाल हैं, जो अटकलें हैं या जो अफवाहों की बात हो रही है, इन सबको डिकोड करने के लिए चलेंगे हम सीधे पंजाब। जोड़ेंगे पहले, आप समझ गए होंगे हम किनसे बात करने जा रहा हूं। जोड़ता हूं, सबसे पहले आप चेहरा देखिए उनका, सीधे जुड़ते हैं। जुड़ गए हैं हमारे साथ हैं प्रताप सिंह बाजवा साहब स्वयं है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद करूंगा, आभार जताऊंगा कि आपने हमारे लिए समय निकाला। और मैं दर्शकों को ये बता दूंगा कि हम जो बातें करने जा रहे हैं, बहुत सारे सवाल हैं आपके भी मन में और हमारे तो मन में है ही, तो हम बाजवा जी से तमाम सवाल करेंगे। और जो एक औपचारिकता होती, वैसे तो बाजवा साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं है, एक दीर्घ अनुभव वाले लीडर हैं आप। आपने राज्यसभा में नेतृत्व किया है पंजाब का कांग्रेस दल की ओर से, और आपने विनोद खन्ना जो गुरदासपुर से
लगातार सांसद चुने जाते रहे थे, उन्हें एक करारी शिकस्त दी थी और बहुत अलग अलग पदों पर, बड़े बड़े पदों पर रहे हैं आप। और सतनाम सिंह बाजवा साहब के सुपुत्र हैं, जो पंजाब में कई बार विधायक रहे, सरकार में मंत्री रहे। ऐसे बाजवा साहब हमारे साथ हैं और पंजाब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे और अभी नेता प्रतिपक्ष जैसे पद को सुशोभित कर रहे हैं। बाजवा साहब, पुनः बहुत बहुत स्वागत समय निकालने के लिए, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। और शुरुआत यहीं जी जी थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूं। आजकल सोशल मीडिया में 4 PM का बड़ा नाम है, जो बेसिकली सरकारी चैनल्स हैं, लोग थक चुके हैं उनको देख देख कर। टीवी चैनल्स हो, सोशल मीडिया हो, हिंदुस्तान के करोड़ों लोग चाहते हैं कुछ ऐसे चैनल देखे जाए, कुछ असलियत तो बताएं, तो गवर्नमेंट के खिलाफ, एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ। तो उनमें आपका एक बहुत बड़ा नाम है और मैं पहली दफा 4 PM से आज गुफ्तगू करने लगा हूं और मैं समझता हूं मेरी भी खुशकिस्मती है और मैं बहुत आपका मशकूर हूं, आपने मुझे मौका दिया पंजाब पर बात करने का। आपका बहुत आभार। आप हमारे चैनल के लिए, आपकी इतनी अच्छी बातें, शुभकामनाएं, हम आपका आभार व्यक्त करेंगे पुनः। और ये तो बिल्कुल हम कोशिश करते हैं कि जो कोई नहीं करता, हम तो ये हमारा टैगलाइन ही ये है कि आंखों में आंखें डालकर हम सवाल करते हैं, कोई हो, चाहे वो सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो। जब कहीं गलत है तो उसको हमारा उठाने, उकेरने और जनता तक पहुंचाने का प्रयास होता है। तो आपकी शुभकामनाओं के लिए बहुत धन्यवाद और हम कोशिश करते रहेंगे, जो आपने हम पे विश्वास जताया है 4 PM पे। बाजा साहब, शुरुआत में यहीं से करूंगा कि 12 दिन का वक्त हो गया है लगभग लगभग। दिल्ली चुनाव के परिणाम आए हुए, जो विधानसभा, राज्य विधानसभा के चुनाव थे। आपका एक दावा था कि 32 विधायक कांग्रेस के टच में है। तो क्या है स्थिति? अब वो संख्या कुछ ऊपर है, नीचे है? और जैसा मैंने ओपनिंग रिमार्क में कहा कि ये तूफान के आने के पहले का सन्नाटा है कि केवल वो, जैसा आप पार्टी ब्लेम कर रही कि ये ख्याली पुलाव है कांग्रेस का। प्रतिक्रिया आपकी बाजवा साहब। देखिए, सबसे पहले मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड आपके सुनने वालों को बता दूं। मैं 4 चीफ मिनिस्टर के साथ कैबिनेट मिनिस्टर रह चुका हूं। साहब बेअंत सिंह जी, उसके बाद आए साहब हरचरण सिंह बराड़, उनकी डेथ के बाद फिर मिसेस राजेंद्र कौर भट्टल, फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह। पार्टी का यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष रह चुका हूं, सीनियर कांग्रेस का प्रधान रह चुका हूं, अब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। लोकसभा का मेंबर भी रह चुका हूं, राज्यसभा का भी रह चुका हूं। अब मेरा तकरीबन 45 साल का पॉलिटिकल जीवन है जी, और एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल फैमिली को भी मैं बिलोंग करता हूं। जैसे आपने मेरे लेट फादर का नाम लिया, आप समझते हो मेरे तजर्बे के साथ कोई आदमी हवा में बात करेगा जी। और मैं थोड़ी सी आपको जानकारी देना चाहता हूं। जब मैं अध्यक्ष था 2013 में और 3.5 साल मैं कांग्रेस का अध्यक्ष रहा, तो मैंने एक जो एस्टेब्लिश लीडरशिप थी उसके साथ साथ एक पैरेलल, एक नंबर 2 टीम भी नौजवानों की तैयार की हुई थी। और 6 महीने पहले जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हालात ऐसे पैदा कर दिए पार्टी के लिए, इधर तक हमारी पार्टी की हाईकमांड को कह दिया कि यहां बाजवा साहब को हटाओ, मुझे अध्यक्ष बनाओ, नहीं तो मैं पार्टी तोड़ दूंगा। तो उस टाइम दबाव पे आकर और पार्टी की बेहतरी के लिए और पंजाब की बेहतरी के लिए मुझे बुलाकर कहा गया कि बाजवा साहब, आप तो पुराने हमारे लॉयलिस्ट हो पार्टी के, आपके खून में एक एक कतरा कांग्रेस का है, और जब कुर्बानी की जरूरत होती है तो सबसे पहले हम अपने लॉयल आदमियों को ही कुर्बानी के लिए कहते हैं। तो हमारी गुजारिश इतनी होगी, ठीक है पार्टी आपने खड़ी की है, 6 महीने रह गए बस इलेक्शंस को, अगर अमरिंदर सिंह को हम बनाते नहीं तो यह पार्टी का बहुत भारी नुकसान कर देगा। और यही एक स्टेट है जहां हमें पूर्ण ये आस है कि हम कांग्रेस वापस इधर आ सके। तो मैंने अपनी कुर्बानी दी और बोलते हुए एक बहुत बड़ा, जहां मैंने अपना फ्लैग हैंड ओवर करना था कैप्टन अमरिंदर सिंह को बठिंडा में, 50,000 की रैली में मैंने कहा कि ऐसी 100 प्रधान की मैं सर के ऊपर से अपनी पार्टी के लिए बाहर कर कुर्बान कर सकता हूं। तो मेरा हर कतरा खून का पार्टी के लिए है। तो मैंने ये कुर्बानी उनको दी। और इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं, उस टाइम जो मैंने नौजवान बच्चे तैयार किए थे, हमारे भाई तैयार किए थे, जब कैप्टन साहब आए उन्होंने कहा ये तो प्रताप सिंह बाजवा के करीबी साथी हैं, उन सभी को इग्नोर कर दिया, उनका राइट खत्म कर दिया। मगर आम आदमी पार्टी के पास नए आदमी वो ढूंढ रहे थे जिनका पॉलिटिकल वजूद हो, जिनकी हलकों में अपनी बात हो। तो मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बताना चाहता हूं भाई साहब,
आज 22 ऐसे एमएलए हैं आप में जो मेरे नीचे काम किया है। किसी को मैंने जिले का अध्यक्ष बनाया, किसी को सेक्रेटरी बनाया, किसी को जनरल सेक्रेटरी बनाया। तो आप एक तो ये समझ लीजिए, और 10 इनके साथ, और ये आज से नहीं तकरीबन 1 साल से मेरे साथ संपर्क में है। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। एक नंबर 1 क्लैरिटी हमारी ये है, हमारी पार्टी की सोच नहीं है कि इस गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज किया जाए। ये मैं बिल्कुल क्लियरली आपको बताना चाहता हूं। हमारी कोशिश है कि ये पूरा चले, क्योंकि 5 साल लोग इनको अच्छी तरह देख लें, क्योंकि इनकी फाउंडेशन ही झूठ पर है। और मेरा कहना है केजरीवाल साहब और भगवंत मान, इनके पास पीएचडी है झूठ बोलने की। जो कहते हैं उसके टोटली विफल करते। जितने भी प्रोमिसेस किए एक भी मीट नहीं किया पंजाब। दे हैव डन नथिंग एट ऑल। टोटली अनएक्सपीरियंस्ड लोगों के नीचे गवर्नमेंट फॉर्म कर दी। अब इनको ये नहीं पता चलता कि इस शेर पर शिकार तो हो गए, मगर शेर की सवारी कैसे करनी। हम अगली बात आपको मैं बताना चाहूँ, ये जो लोग मेरे साथ ताल्लुक में वो समझते हैं कि आपकी तरफ से हम एमएलए तो बन गए। एक बॉलीवुड में बहुत पुरानी हॉलीवुड की मूवी थी, उसका एक फेमस सॉन्ग था कई साल पहले, वन वे टिकट टू द मून, कि ये एक तरफा टिकट मून की है, मगर वो चांद से वापस आने का रास्ता और टिकट नहीं। ये एमएलए बन गए, अब ये सेकंड दफा बनना चाहते हैं। आप मेरी बात समझ लीजिए। सो ये एडवांस बुक कर रहे हैं। जैसे एक बड़ा फेमस सिंगर है आजकल पंजाब का, वर्ल्ड फेमस, दिलजीत सिंह दोसांझ, आपने नाम सुना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। उसके कॉन्सर्ट्स वर्ल्ड वाइड होते हैं। उसकी टिकट्स अगले साल की 1 साल पहले एडवांस बुक हो जाती। तो ये एडवांस बुकिंग करवा रहे हो वो मेरे साथ। हमने ये दावा नहीं किया कि मैं इसकी सरकार तोड़ूंगा, क्योंकि हमारे साथ तो आदमी 18 हैं। अगर 32 आ भी जाए तो 50 हैं, हमें कम से कम 60 चाहिए। और ना हम ऐसी कोई पॉलिसी रखते हैं कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को हम तोड़े। उनका तोलक मेरे साथ है। वो आज नहीं, मैं आपको वादा करता हूं, गवर्नमेंट आने दीजिए, सॉरी इलेक्शंस का टाइम आने दीजिए, इनकी सभी की लाइन एक दफा फोटो खिंचाकर आपके पास मैं भेज दूंगा कि जो मैंने कहा था ये सच है कि नहीं। सो लेट मी क्लियर दिस फैक्ट, वी डोंट वांट टू डिस्टेबलाइज दिस गवर्नमेंट एट ऑल। वो भाजपा का जरूर सेंट्रल जो पार्टी है उनका विचारधारा है कि कहीं भी गवर्नमेंट इलेक्ट की जाए उसको पूरा टाइम नहीं निकालना, उसको एजेंसियों का इस्तेमाल करना है, उसको हर किस्म का इस्तेमाल कर लालच देना है, डराना है, धमकाना, तोड़ कर लेके जाना है। सो नंबर 1 हमारा, मैं आपको ये, और बिल्कुल आज के दिन तक दे आर वेरी मच इन टच विद, और ये बात आपकी लीडरशिप को भी पता है, और इनकी जितनी इंटेलिजेंस एजेंसी है वो भी जानती है, मगर कर कुछ नहीं सकते। उनका क्या कर सकते हैं? हमारा कोई प्रोग्राम इनको डिस्टेबलाइज करने का तो है नहीं। सो मैं पहली बात तो ये बता दूं, अगला आपका सवाल जो है मैं उसका जवाब देता हूं। नहीं, बिल्कुल बादल साहब, मैं जैसे आपने मध्यावधि की संभावनाएं भी जतलाई, तो ये क्या अपने खुद के कर्मों से भी तो हो सकता है? ठीक है, आप नहीं तोड़ना चाहते, आपको कहीं कोई डिस्टेबलाइज नहीं करना उनकी सरकार को, लेकिन जो परेशान हैरान, उन्हीं के लोग हैरान परेशान है। तो वैसी कुछ स्थिति आप देख या पा रहे हैं? आपने कहा कि बहुत अब आपका आ गया दूसरा सवाल जी, कि मिड टर्म पोल कैसे आ सकती है, इनको तोड़ेगा कौन? इनको तोड़ने की कोशिश अब भारतीय जनता पार्टी करेगी, क्योंकि ये भगवंत मान, मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं, पहले भी केजरीवाल साहब इसको बनाना नहीं थे चाहते, मजबूरी में बना दिया। जब केजरीवाल साहब जेल में गए, पहली दफा भगवंत मान को और इसके कैंप को आजादी मिली। मैं ईमानदारी से आपको बताता हूं, एक शाम इन्होंने पूरी जश्न मनाया सीएम हाउस में, दरवाजे बंद करके, शुक्र हुआ ये अंदर गया, क्योंकि ये हमारी जान नहीं छोड़ता। हर चीज पर इसने अपने आदमी बिठा रखे थे केजरीवाल साहब ने। तो इनके अंदर जाने पे वो 4-5 महीने जब ये अंदर रहे, सबसे ज्यादा मौज भगवंत मान और इसके परिवार ने और इसके कैंप ने उठाई। आप समझते ही हो, सरकार का जो पहले दिल्ली जाता था सामान, आप समझ रहे हो, ये इस बात को मैं ज्यादा क्लैरिटी में नहीं बताना चाहता, सामान की समझ आपको सामान क्या होता है, वो फिर सारी कलेक्शन भगवंत मान और इसके कैंप ने की। और ये बहुत सारी कलेक्शन ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में हवाला के जरिए चीजें पहुंच चुकी। सेंट्रल एजेंसीज को इस बात की वाकफियत है। जब अब केजरीवाल साहब बाहर निकले, इन्होंने फिर इसका स्कंजा टाइट कर दिया।
आज मैं आपको बताना चाहता हूं, इनके पुराने चीफ सेक्रेटरी, मेरे ख्याल विपिन कुमार जी उनका नाम है, जी जी वो आज बेसिकली ही इज द वन हु इज कॉलिंग द शॉट्स। कोई डीजीपी को बात बताती है, सुपर चीफ मिनिस्टर। हाँ, ही इज द मैन हु इज रनिंग द शो। आप हैरान होंगे भाई साहब, पिछले 8-10 दिन से मनीष सिसोदिया साहब पंजाब में, उनको 7 डिपार्टमेंट पकड़ा दिए केजरीवाल साहब ने कि ये डिपार्टमेंट को सीधे तौर आप रन करोगे, मिनिस्टर्स नहीं पंजाब के करेंगे। ये लगातार मीटिंग्स ले रहे हैं और अखबारों में लिखा हुआ है कि लोगों ने एतराज जताया कि ये आदमी कौन है जी, ही इज नाइदर अ मिनिस्टर नाइदर एमएलए इन दिल्ली, इज अ डिफीटेड पर्सन, ओवर एंड अबव ये हमारे मिनिस्टर को साथ बिठाता है, टॉप ऑफिशियल्स। अभी इन दिनों में ये रूरल डेवलपमेंट की सारी मीटिंग्स सिसोदिया साहब कर रहे हैं, 7 महकमे दे दिए। दूसरे सतेंद्र जैन साहब पहुंच गए, हेल्थ मिनिस्ट्री क्योंकि दिल्ली में थे, अब इधर आकर उन्होंने सारी मीटिंग्स टेक अप कर ली, मिनिस्टर साथ बैठता है और सारे ऑफिसर्स को हुक्म जो है वो सतेंद्र जैन साहब करते हैं। ना जैन साहब एमएलए हैं, ना उनके पास कोई स्टेटस है जी। तो कहने का मेरा मकसद है, दे हैव ऑलरेडी प्लान, दे विल रिप्लेस भगवंत। मेरी एक बात आप नोट कर लीजिए, ये महीने में हो या 2 में हो या 3 में, और भगवंत ने उतने में ये प्रोग्राम बना लिया कि भाई अब मुझे तो इन्होंने छुट्टी करनी करनी। सो जो रवनीश सिंह बिट्टू हैं, कांग्रेस के पहले एमपी हुआ करते थे, वो अब मिनिस्टर बना दिए भाजपा ने, उनको हमने लुधियाना से हराया, हारने के बावजूद राज्यसभा में उसको मिनिस्टर बना दिया। शुरू से ही इनकी बहुत दोस्ती है, आप समझते हो शाम की दोस्ती जो होती है जी बिल्कुल, ये रवनीश सिंह बिट्टू और भगवंत मान की है, पुरानी, जब कांग्रेस में था बिट्टू तब भी थी, आज भी है। सो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ जो भगवंत मान का तौलक है वो बिट्टू जी के जरिए। और मेरी बात आप नोट कर लीजिए, मैं 1.5 साल पहले विधानसभा के फ्लोर पर मैंने कहा था एक दिन आएगा जब महाराष्ट्र का जहाज लगेगा मोहाली में आकर, तो जो पहली वहां पैसेंजर बैठेगा, सवारी बैठेगी, वो भगवंत मान के शेप में होगी और ये एक ना छिंदे बनेगा। ये एक आप नोट कीजिए जो मैं कह रहा हूं, ये महीने में 2 महीने में सारा इट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड फंक्शनिंग। सेंटर की एजेंसीज आर गेटिंग इन टच डायरेक्टली विद आप एमएलएज एंड मिनिस्टर्स। मगर इनको एक मुश्किल क्या आ रही है, एमएलएज है इनके पास 93, आपके पास, हमारे पास है 18, बीजेपी के पास करीब 2 है बस, जी, और अकाली दल के पास 3 है। अब इनको 2/3 मेजॉरिटी लाने के लिए दे नीड मोर देन 60 ऑड पीपल। अगर नहीं तो एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा जी, स्पीकर आपका है जी। तो इसी चक्कर में अब वो लगे हुए हैं, इसको टाइम लगेगा सेंट्रल एजेंसीज को, मगर दे आर ऑलरेडी ऑन द जॉब। बीजेपी की कोशिश है कि सीधी इलेक्शन में, भाई साहब एक मेरी बात आप सुन लीजिए, बीजेपी को पता है डायरेक्टली वी कैन नॉट कैप्चर पंजाब, वी कैन नॉट कैप्चर जम्मू कश्मीर, वी कैन नॉट कैप्चर बंगाल, वी कैन नॉट कैप्चर केरला, वी विल नॉट बी एबल टू कैप्चर अ नंबर ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो इनडायरेक्ट वो राज चाहते हैं अपना कि हम आदमी तोड़े, गवर्नमेंट बने और गवर्नमेंट के जरिए फिर बड़े पैमाने पर लोगों को डराएं, धमकाएं, अपने साथ लें, अकाली दल को साथ लें और लोगों को साथ लें। वंस दे आर इन दी सैडल, दे आर इन दी गवर्नमेंट, फिर ये सारा जो है आगे का प्रोग्राम आसान हो जाएगा। मैं अगला सवाल इसी से जोड़ के पूछता हूँ, वो जो बाकी चीजें तो पूछूंगा, क्या ये जैसे डोरे डालते हैं या तोड़फोड़ करते हैं, उसमें तो कांग्रेस पे भी कहीं निगाह नजर तो रखे होंगे, जो बीजेपी की एक कोशिश होती है। हाँ, इनकी कोशिश है, हमारे भी चंद आदमियों के साथ तोलक पैदा करने की कोशिश हो रही है, वो मुझे जानकारी है, उसके बारे में मुझे जानकारी है। दे आर ट्राइंग बिकॉज दे नीड एमएलएस। जी एमएलएस जहां से भी मिलेंगे, क्योंकि वो गिनती तो लानी है, और 117 में से वी नीड 50, दे नीड 59, राइट, 60 का नंबर चाहिए। सो आहिस्ता आहिस्ता दे आर ट्राइंग द लेवल बेस्ट, और हमें उसकी जानकारी है। मैं ऑन कैमरा कई दफा मजबूरियां होती हैं, मैं कह नहीं सकता। नहीं मैं समझता हूं। तो हमारी तरफ से कुछ नहीं है, एमएलए इन टच है, वो दिलजीत दोसांझ के एडवांस कॉन्सर्ट के लिए टिकट बुक करा रहे हैं। वो समझते हैं कि अगर हमने एमएलए बनना है, श्योर शॉर्ट विक्ट्री कांग्रेस की तरफ से होगी,
तो दे वांट बेसिकली, तो अभी मैं जितनी देर पार्टी हाईकमांड से लीडरशिप से बात नहीं होती, वो मुझे ग्रीन सिग्नल नहीं देते, वो तो इलेक्शन टाइम ही होगा। सो हमारा एजेंडा गवर्नमेंट तोड़ने का नहीं, ये मैं क्लियर करूं, एजेंडा है बीजेपी का और वो तोड़ेंगे पक्का। ये डिस्टेबलाइजेशन होगी और ये आते ज्यों ज्यों टाइम गुजरेगा आप देखते रहोगे ये सारी बातें सच होती रहेंगी। बिल्कुल नहीं, बात तो एक चीज ये भी थी, आपने जैसे जब कहा था तो हम ये पाए थे कि तत्काल बैठक बुलाई गई थी, पंजाब के सारे एमएलए बुला लिए थे वहां, 2 दिन बाद ही बैठक दिल्ली में हो गई थी, सबको इकट्ठा किया था। केजरीवाल में आपने कहीं दुगदगी तो पैदा कर दी थी, एक चीज ये थी। और दूसरा, मेरी और बात सुन लीजिए, 93 में उस दिन तकरीबन 12, 13, 14 आदमी नहीं थे आए, ये नंबर इनका 78, 79 था। जी 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 14, 15 लोग नहीं आए, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये मैं अंदरूनी बातें बता रहा हूँ सो दैट आपको थोड़ी और सुनने वालों को बात समझ आती रहे। एवरीथिंग इज नॉट वेल। और बताऊं, मेरी स्टेटमेंट के बाद कुंवर विजय प्रताप सिंह सबसे सीनियर इनके एमएलए हैं, आईपीएस से आईजी थे हमारे पंजाब में, उन्होंने स्टेटमेंट भी दी है कि इट इज हाई टाइम भगवंत मान शुड बी चेंज्ड। The game has already started. मैं वही सवाल आपसे वही पूछने वाला था कि ये बड़ी अफवाहें हैं कि केजरीवाल की निगाह नजर है पंजाब को, उनका है कि अब वो पावर के बगैर रहना बड़ा कठिन काम है, वो पावर के बगैर रहना नहीं होता है उनका। और हमने ये देखा था कि उन्होंने आतिशी को सौंपा था तो वो खड़ाऊ मुख्यमंत्री, और ये पंजाब भी जो है खड़ाऊ ही इसी स्थिति है कि रिमोट तो पूरे का पूरा उन्हीं के हाथों में। आपने बता दिया कि आज अब सिसोदिया भी बैठे हुए हैं, सत्येंद्र जैन भी बैठे हुए हैं, तो क्या ये कहीं कुछ दूसरे रास्ते, क्या कुछ आपके पास जो छन के सूचना है आपके सोर्सेज जो आप वो मैं आपको वो क्या कह रहे हैं कि क्या स्थिति बनने वाली है, उसको बताइएगा। मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है सर जो मैं आपको बताना चाहता हूं। लुधियाना में एक एमएलए हैं, मेरे करीबी साथी थे, मेरा जिला अध्यक्ष थे, वो मैंने बना रखे थे, गुरप्रीत सिंह गोगी उनका नाम, वो खुदकशी करके, आप समझ गए जी, जो लिस्ट के मैं नाम लेता हूं वो खुदकशी करके, आज वो इस दुनिया में नहीं है। गॉड ब्लेस हिज सोल, बहुत अच्छे आदमी थे, मेरे साथ बहुत करीबी इन टच थे वो, तो उनकी जगह खाली है। लुधियाना शहर की सीट है, प्रिडोमिनेंट हिंदू सीट है, और केजरीवाल साहब की बरादरी की मेजॉरिटी वोट है वहां। आप मेरी बात समझे थी? जी 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 ये भी एक रास्ता है केजरीवाल साहब के पास, जो मैंने सुना था, ये भी टटोल रहे हैं इस बात को कि क्या केजरीवाल साहब वहां से लड़कर मेंबर बनाए जा सकते हैं। आप मेरी एक और दूसरी बात आपको बताऊं, शायद आपको इस बात का आपको पता ना हो, जब पिछली दफा कैप्टन अमरिंदर सिंह की गवर्नमेंट बनी है तब भी केजरीवाल साहब का कोशिश थी कि मैं पंजाब में आ जाऊं। जब इनको पता चला कि नॉन पंजाबी का बहुत बड़ा विरोध पंजाब में होगा और होने जा रहा है, तो फिर उन्होंने अपनी बीवी जो है उनके मिसेज, उनकी वोट भी इधर मानसा की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में रजिस्टर करवाई थी। ओके। मगर तब क्योंकि कैप्टन आ गए, ये हार गए, इनको 20 ही सीट आई, तो वो सारी की बात दबदबा ही रह गई। ये जब बातें निकलती हैं, आग वैसे नहीं, जितनी देर कोई चिंगारी नहीं निकलती आग लगती नहीं। सो ये आपको सीरियसली मैं बता रहा हूं, ही बेसिकली वांट्स, क्योंकि इनको अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन भी चाहिए। जो मुझे पता चला है, बीजेपी ने, आपको पता है, इनके खिलाफ कार्रवाई करनी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो खुद ओपनली कह दिया पार्लियामेंट में, क्या की रिपोर्ट रखेंगे, इनके शीश महल वाली बातें रखेंगे सारी चीज। तो दे आर ट्राइंग, दे विल ट्राई to basically finish the party off in Delhi also. So उसके लिए अगर if he is the sitting chief minister, और तो उनको बहुत हद तक सीबीआई, ईडी इधर नहीं आ सकती थी, और बहुत सारी प्रोसिक्यूशन की इजाजत सीएम के बिना, अगर सीएम कहे कि नहीं प्रोसिक्यूशन हो सकती, आप नहीं कर सकते, और फिर पैसे की जरूरत है, वकीलों की जरूरत है, पैराफर्नीलिया की जरूरत है। और तकरीबन मुझे ये पता चला एक आर्मी है छोटी सी केजरीवाल साहब के पास, जो फ्री हो गया दिल्ली में। 2000 आदमी ऐसा है जिनकी आप पंजाब में सेटिंग करेंगे, ये भगवंत करने नहीं देगा। आप मेरी एक सुनिए, देयर इज अ कोल्ड वॉर ऑलरेडी ऑन, ये जैसे देयर इज ऑलरेडी अ कोल्ड वॉर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनली, तो पावर्स रेस्ट विद द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। अगर भगवंत सिंह मान को साइन नहीं कर सकता, केजरीवाल साहब धक्के से करा नहीं सकते,
क्योंकि जी, जो भगवंत मान लिखकर भेजेगा गवर्नर पंजाब वो करेंगे। अगर एग्जैक्टली। डिपार्टमेंट बदलने आज ही लिखकर भेज दे इसको ड्रॉप कर दो तो नोबडी कैन स्टॉप इट। द ठीक बात। ओनली वे टू स्टॉप भगवंत इज टू रिमूव हिम एंड ब्रिंग योर ओन मैन इन। अगर इनको लगा कि बहुत ज्यादा विरोध पंजाब में हो जाएगा फिर कोई अपना पपेट बिठाएंगे। मगर बिल्कुल। मन इनका पूरा है कि मैं आऊं। ये मैं असलियत पंजाब की आज की बता रहा हूं। योर व्यूअर्स, आपके सुनने वालों को ये समझ आनी चाहिए द बैटल इज ऑलरेडी ऑन। ठीक ठीक ठीक। अगर ज्यादा धक्का करेंगे भगवंत के साथ तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और उतने में वो टाइम इसलिए ले रहे हैं उनके पास अभी आदमी नहीं। आदमी तैयार हो जाएंगे फिर जहाज भी लग गए, वो एक नाथ शिंदे वाला जहाज भी महाराष्ट्र वाला आकर मोहाली लग जाएगा। मैं समझता हूँ ये तकरीबन आज से 3-4 महीने में ये सारा शुरू होगा। मतलब मुझे लगता है आपकी बातों से निकल रहा है कि जो जिस तरीके का दृश्य बन रहा है, संभावनाएं बन रही, उसमें ये मान के चलिए कि भगवंत सिंह मान इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं है। वो नहीं छोड़ अपना करेंगे। और भाई ये जो ये केजरीवाल स्वयं या कोई पपेट जैसे आप बात कहते हैं या उनका अपना कोई विश्वास नहीं है, लेकिन अगर उन्हें भरोसा होता तो ये जितने चेहरे वहां भेजे हुए हैं जो आज सरकार में बैठ के सरकार चला रहे हैं, जो जिनको नहीं है वो अधिकार, तो वो चेहरे तो शायद नहीं है, तो वो पपेट क्या आप किसको देख पा रहे हैं? दोनों चीजों पर कुछ टिप्पणी। नहीं फिर इनमें से कोई पकड़ेगा। अगर देखो पहले तो अभी तक उनका मन खुद आने का, इसके प्रोज एंड कॉन्स देख रहे हैं वो। अगर ना हुआ तो अपना कोई ना कोई पकड़ कर बना देंगे कोई आदमी जी इनमें से। जी जी। और इनको तो सब आपको समझ ही है जिस बात की जरूरत है स्टेट में से। ये आउटसाइडर्स, ये तो मुझे वो हालात नजर आए भाई साहब, महाराजा रंजीत सिंह की रियासत जब खत्म हुई और अंग्रेज जब पहली दफा उनकी वो राज पर बैठे थे 1799 में, 40 साल राज किया। 1839 में उनकी डेथ हुई और 1846 में अंग्रेज आए और अंग्रेजों ने कब्जा किया और पहला रीजेंट था, उसका नाम था सर जॉन लॉरेंस। तो ये विमल कुमार सर जॉन लॉरेंस की तरह आ चुका है। और ये बिल्कुल आपको इसलिए तो बता रहा हूं, इन्होंने सारा कुछ कब्जा कर लिया है। सारे रिसोर्सेज अब ये चाहते हैं हमारे पास रहे। इनके माइनिंग पे बहुत पैसा इकट्ठा हो रहा है, एक्साइज से बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो रहा है। ये जो CLUs दे रहे हैं बिल्डिंग्स के लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में और पुडा डिपार्टमेंट में, अर्बन डेवलपमेंट में बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो रहा है। तो सारे और पिछले दिनों बिजली बोर्ड का एक जो डिप्टी चीफ इंजीनियर था वो गिरफ्तार किया विजिलेंस ने। और उसने ये कहा कि हमारा बिजली बोर्ड का सर्कल है पंजाब में, सैकड़े सर्कल है, उनमें से हमारे मिनिस्टर ने, बिजली बोर्ड ने ड्यूटी लगा रखी है, इतने इतने पैसे इकट्ठे करो और वो दिल्ली भेजने हैं। और विजिलेंस ने गिरफ्तार किया हुआ वो आदमी जी। आई हैड आस्क्ड फॉर ED एंड CBI इंक्वायरी। मैंने गवर्नर साहब को 3 दिन पहले चिट्ठी लिखी है। जी, तो जी, ये सारी चीजें बाहर आ रही हैं। अब इनकी कोशिश ये है कि मैक्सिमम जो पंजाब से एक्सट्रैक्ट हो सकता है निकाला जाए। ये बात है। बिल्कुल। मतलब एक चीज और भी है, देखिए आपने बात, ये तो हमने पॉलिटिकल तो करी, लेकिन जो आप बहुत बारीकी से देख रहे हैं, पंजाब की आर्थिक स्थिति बड़ी बुरी है। आपको बहुत संकट में है पंजाब राज्य। उस मोर्चे पर आपके खजाना खाली है, कर्ज बढ़ता जा रहा है। इस मोर्चे पर आप कह रहे हैं कि 5 साल ये सरकार चले, हम तो यही चाहते हैं। पंजाब का क्या होगा, लोगों का क्या होगा? इन्होंने बहुत सारे वादे किए थे, बहुत सारे पूरे नहीं किए। उस मोर्चे पर क्या आप देख क्या पा रहे हैं? भाई साहब एक मेरी आप बात सुनिए, इनको लोगों ने वोट डाली है 5 साल की। Who are we to basically bring the government down? Why should we bring it down? इनका तो पूरा एक्सपोजर होना चाहिए, नहीं तो ये फिर ऐसी कहानी रचेंगे कि हमने पहले अखीरले साल में पता नहीं क्या कर देना था जी। हमारी सरकार ही नहीं रहने दी। लास्ट ईयर में तो हमने औरतों को 1000 रुपया, 1100 रुपया देना था। आप देखिए दिल्ली में 2100 रुपया कह दिया। पंजाब में पहले दिन से कह रखा है, 3 साल गुजर चुके हैं, 17 मार्च को 3 साल हो जाएंगे। दे हैव नॉट इवन गिवन अ सिंगल पेनी टिल डेट। और मैं आपको अगली बात बताता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग, आपके लोग सुनकर हैरान होंगे। 75 साल में हमारा कर्जा हुआ भाई साहब 2,60,000 करोड़ पंजाब पर। जब हमारी पिछली गवर्नमेंट गई है कांग्रेस की, चरणजीत सिंह चन्नी जिसमें थे, तो उसमें टोटल कर्जा था 2,60,000। जब इनको प्रेस वालों ने पूछा कि केजरीवाल साहब पंजाब तो कंगाल हो चुका है, आप इतने प्रोमिसेस कर रहे हो, ये प्रोमिसेस मीट कैसे होंगे? आप मुझे बताओ कि आप रेवेन्यू कहां से इकट्ठा करोगे?
ही प्रॉमिस 2 थिंग्स। ही सेड भाई एक ऐसा है, उस टाइम आज से 3 साल पहले हमारा बजट था सालाना 1,70,000 करोड़। तो इन्होंने कहा कि मेरी इंफॉर्मेशन है बड़े पैमाने पर लीकेज है, इसमें कमीशन जाती हैं, पैसा लिया जाता है। मैं प्रॉमिस करता हूं मैं कम से कम 20%, क्योंकि मैं इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में रहा हूं, जी मैं जी कमिश्नर रहा हूं, मेरे पास एक्सपर्टीज है, मैं सारी चोरी रोकूंगा। और मैं 34,000 करोड़, अगर 20% आप निकालते हो 1,70,000 करोड़, 34 बनता है, 34,000 तो मैं आपको सालाना दूंगा पंजाब की डेवलपमेंट के लिए, उस बजट से पैसा रोककर, ये लीकेज रोककर। नंबर 2, उन्होंने कहा 3 दरिया है, पहले 5 दरियाओं का पंजाब था, 2 पाकिस्तान में चले गए, अब पंजाब में 3 रह गए। इसमें बहुत इलीगल माइनिंग पिछली गवर्नमेंट्स ने की है, कांग्रेस ने, अकाली दल ने, भाजपा वालों ने। तो मैं भाई, कांग्रेस दे रही थी 350 करोड़ रुपया हर साल अपने इसमें खजाने में जमा कराती थी माइनिंग का। तो इन्होंने कहा इतनी ज्यादा 2 नंबर का काम है, मैं मिनिमम 20,000 करोड़ रुपया साल का दूंगा इसमें से। तो 34 और 20 54,000। तो ही सेड 54,000 के साथ 1 रुपए की जरूरत नहीं कहीं से सेंटर से मांगने की। और एक और इन्होंने जुबान दी, देखो सबसे बड़ी, केजरीवाल, क्या मैं वचन देता हूं सारे पंजाबियों, आपका 2,60,000 का कर्जा, मैं 1 रुपया कर्जा नहीं उठाऊंगा। अगले 5 साल में मेरी कोशिश होगी कि मैं सारा कर्जा साफ कर दूं। अगर ना भी हुआ तो ऑलमोस्ट मैं 50-60% तक ले आऊंगा। मैं आपको भाई साहब बताना चाहता हूं, 3 साल में अब वो कर्जा 2,60 से 3,70 तक हो चुका है। अब है हमारा कर्जा 3 लाख करोड़, 31 मार्च तक 4 लाख करोड़ आसपास टच कर जाएगा, ऐसा कुछ स्थिति है। हाँ 4 लाख, हाँ 100% टच करेगा। हर महीने ये 5-6 हजार ले रहे हैं। आप ये देखिए 1,10,000 करोड़ इन्होंने 3 साल से पहले में चढ़ा दिया जी। यही केजरीवाल जिसने वचन दिया था। और ना 34,000 करोड़ का 1 रुपया भी कभी हमारे खजाने में जमा हुआ। 20,000 करोड़ का मैं एवरेज बता रहा हूं। अब 3 साल में एवरेज माइनिंग से इनकी गवर्नमेंट ने 3 साल में दे रहे हैं 288 करोड़ पर ईयर। मैं पूछना चाहता हूं 19,700 करोड़ वो कहां गया? उसका मतलब ये दिल्ली जा रहा है? ये तो डायरेक्टली आप खुद ही कह रहे हो। अगर 34,000 करोड़ की लीकेज थी, 1 रुपया जमा नहीं खजाने में हुआ, ट्रेजरी में हुआ, वो कहां गया? दैट मीन्स वो दिल्ली जा रहा है। वो बन गया तकरीबन 34,000 इंटू 3 कर लीजिए, 1 लाख करोड़ बन गया। 1,01,000 करोड़ हो गया। और माइनिंग का हो गया 60,000 करोड़। और 60,000 करोड़ में इनका 300 करोड़ पर ये लगा लो 1,000 आया। और 59,000 करोड़ वो नहीं आया, वो कहां गया? सो ये मैं बता रहा हूं, टोटल बुनियाद जब झूठ पर हो। एक दफा बेवकूफ बनाना था, पंजाबियों का बना दिया। मैं तो सीधी बात करूंगा, बेवकूफ बनाना था। जे दे सोल्ड ड्रीम्स। और आप देखिए नौजवान बच्चों का हमारा हाल क्या है। और मैंने ऐसे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कई दफा कहा है, आप जब पंजाब में भाई साहब कभी गाड़ी से सफर करते हो, हर शहर के बाहर एक नंबर लगा है भगवंत मान का, हर महीने 50,000 भर्ती, अगले महीने जाओगे 51,000, उससे अगले जाओगे 52,000। सो जितने महीने हुए हैं, हर साल हर महीने 100-1,500 नौकरी ऐड कर देते हैं। मैंने इनको कहा भैया आप एक काम कर दीजिए, सारी नौकरियां, उनके एड्रेसेस, उनके टेलीफोन नंबर्स और डिपार्टमेंट छाया कर दीजिए पेपर्स में, जी हमें प्रोवाइड कीजिए। दे हैव नॉट प्रोवाइडेड अस एनी काइंड ऑफ, अभी तक कोई लिस्ट प्रोवाइड नहीं की। टोटल फ्रॉड, टोटल झूठ। नौकरी होगी 2-2.5 हजार। इनका वो जो चक्कर है, वो अगर आप सड़कों पर जाओगे, इनकी जब बड़े वाली वो देखेंगे मशहूरियां जितनी है, उसमें हर महीने वो सर्कल बढ़ता रहता है, 51,000, अगले महीने 52,000। सो झूठ का पुलंदा है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बता साहब, एक सवाल और बहुत इस समय चर्चाओं में है, पंजाब बहुत जम के, खासकर जो अमेरिका से वो अप्रवासी भारतीय जो अवैध रूप से रह रहे थे, उन्हें डिपोर्ट किया जा रहा है। और उतर जो जहाज उतर रहे हैं, पंजाब उतर रहे हैं, तो उसको लेकर बड़ी राजनीति हो रही। उस पर क्या आपकी अपना ओपिनियन क्या है? क्या कहेंगे? पूरी पॉलिटिक्स या जो कुछ हो रहा है सब पर आपकी एक प्रतिक्रिया? देखो, इसमें 2 मेजर पार्टीज हैं जिनको मैं जिम्मेवार ठहराता हूं। एक तो है भाजपा और प्रधानमंत्री जी। देखिए, प्रधानमंत्री जी
उन दिनों वहां अमेरिका में थे और ट्रंप साहब के साथ थे। जब पहला जहाज आया तो ही वॉज ऑलमोस्ट देयर, और जब दूसरा जहाज आया इनकी मीटिंग हो रही थी उसी दिन, जिस दिन ट्रंप साहब की इनके साथ मीटिंग थी, दूसरा जहाज आया। सबसे बड़ा हमें इतराज पंजाबियों को क्या है, हमारा सबसे होलीएस्ट ऑफ दी होली श्राइन्स जो है वो गोल्डन टेम्पल अमृतसर साहिब। हम अमृतसर को अमृतसर साहिब कहते हैं। जी हाँ, जी हाँ। आप ये देखिए, और उस जहाज में भाई साहब जितने नौजवान बच्चे हमारे आए हैं या बच्चियां आई हैं, वो अकेली पंजाब की नहीं, सारे हिंदुस्तान के। पिछले जहाज में, सेकंड जहाज में, नंबर ऑफ हरियाणवीज वर ट्वाइस मोर देन पंजाबीज। जी। कोई गुजरात के हैं, कोई महाराष्ट्र के, कोई दिल्ली के, यूपी के, कहीं के। अगर जहाज उतरने की, देखो जहाज उड़ाना तो उसका काम है ट्रंप का। पहली बात तो हमें सख्त एतराज था प्राइम मिनिस्टर साहब ने, जैसे कोरोना में या यूक्रेन की बैटल में अपने जहाज प्रोवाइड किए अपने बच्चों को। 5.5 मेरा का 20,000 बच्चा तो हम यूक्रेन से लेकर आए थे। जी जी। आपने अपने बच्चों के लिए अपने प्राइवेट जहाज क्यों नहीं प्रोवाइड किए? देखो कोलंबिया एक छोटा सा देश है अमेरिका के साथ, जब पहला जहाज उड़ाकर वहां लेकर गए एयरफोर्स का, अमेरिका का, कोलंबियन प्रेसिडेंट ने कहा भैया मैं बिल्कुल उतरने नहीं दूंगा, आई विल नॉट लेट इट लैंड, यू टेक इट बैक, आई विल सेंड माय ओन प्लेन। कोलंबिया छोटी बिल्कुल एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री टाइप है जी उसकी इकोनॉमी। उन्होंने कहा मैं अपना प्राइवेट जहाज भेजूंगा। तो मैं मोदी साहब को पूछना चाहता हूं, सबसे पहले आपने ये बात क्यों नहीं कही कि भाई आप बिल्कुल ना भेजो, अगर कोई इलीगल है मैं अपना जहाज भेजूंगा। नंबर 2, भाई साहब हमारे दस्तार जो पगड़ी है, ये सिख सबसे बड़ा चिन्ह जो है हमारी दस्तार, उन बच्चों की पगड़ी उतार कर जी हाँ, जी हाँ, डस्टबिन में फेंकी गई थी। जी जी। 40-40 घंटे बच्चों को वॉशरूम जाने नहीं दिया। एंड मोस्ट अनफॉर्चुनेटली भैया उनके हाथों में हथकड़ियां, पांव में कड़ियां। जी जी। आप मुझे बताओ, क्या वो वॉर क्रिमिनल्स थे? क्या वो कोई टेररिस्ट थे या गैंगस्टर्स थे? जी साधारण लोग थे। और ये मैं पहला सवाल पूछना चाहता हूं ट्रंप साहब से भी, ये भाई जी ट्रंप साहब, ये तो देश ही इमिग्रेंट्स का है सारे का सारा। आपके तो अपने पूर्वज सारे बाहर से गए हुए थे। ये सारे देश में या आयरिश हैं या गोरे हैं या फ्रेंच हैं या जर्मन हैं या डच हैं या चाइनीज हैं, जापानीज हैं। आप 200-300 साल पहले चले गए, हमारे अब जा रहे हैं बच्चे 50 साल से लगे हुए जाते। तो कौन सा गुनाह कर दिया? हमारी दस्तारें आप उतारे हो जानवरों की तरह आप उनसे। तो और मुझे सख्त एतराज इनका है प्राइम मिनिस्टर साहब का, आपने क्यों जहाज अमृतसर क्यों लैंड करने दिया? ये जहाज उतरना चाहिए था दिल्ली में, नेशनल कैपिटल है। किसी ने गुजरात जाना है, हरियाणा जाना है, वहां से जाए। आप पंजाब को एक बदनामी का चेहरा, पहले ड्रग्स के साथ, फिर वेपन्स के साथ, फिर अब आप ऐसा लग रहे को यार ये तो सारा 2 नंबर का बाहर भेजने का धंधा ही सारा पंजाब से चल रहा है। वो ड्रग्स का हो, वेपन्स का हो, इलीगल इमिग्रेंट्स का हो। एक खुरदार कम्युनिटी जो है, गुरुओं, पीरों, पैगंबरों, सूरबीरों की धरती है वो, जिन्होंने देश की कुर्बानी में सबसे अहम रोल किया, जिन्होंने कुर्बानी को बरकरार रखने में 1962, 65, 71 अपनी कारगिल की लड़ाई 24 घंटे हम लड़ते हैं। आप हमें, हमारे बच्चों को आपने अपने बच्चे ही नहीं समझा जी? क्या वो इंडियंस नहीं? आप मुझे ये बताएं जी, जितने भी बच्चे हमारे हैं। और तीसरी बात, जहां तक ये हमारी भगवंत की है, इसको मैंने पूछा भगवंत जी आप वहां क्या लेने गए? हमारे बच्चे जलील होकर उतरे हैं, आप कोई रिहैबिलिटेशन का प्लान लेकर गए उनके लिए? आप जाते को 10 लाख 15 लाख लेते, और हमारी स्टेट में नेशनल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के अपने लॉज हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के। आपने अभी तक जितने ये लोगों को, नौजवान बच्चों को ये ट्रैवल एजेंट्स ने बच्चों को गुमराह कर भेजा, आपने उनसे केसेस रजिस्टर कर वसूली क्यों नहीं करवा रहे थे? इनके आप सारी जायदादें कुर्क की जाए, नौजवानों को बच्चे दिए, ये पैसे उनके वापस दिलाए थे। हमारे बच्चों ने भाई साहब, आप मानोगे नहीं, 1-1, 2-2 एकड़ जमीन थी, सारी जमीन बेच दी, अपने घर बेच दिए, अपने रिश्तेदारों से पैसे पकड़कर इस उम्मीद पर कि 6 महीने, साल में, 2 साल में वापस करते। वो तो खत्म हो चुके हैं। हाउ कैन वी डिसओन आवर ओन पीपल? आप मुझे भाई साहब बताएं, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर हवाई जहाज का एक्सीडेंट होता है, रेलवे के रोज हो रहे हैं,
बसों के एक्सीडेंट होते हैं, 20 एक्सीडेंट और होते हैं, क्या गवर्नमेंट सेंटर की और हमारी कॉम्पनसेट नहीं करती है इन बच्चों को कॉम्पनसेट? और मुझे बताओ, गवर्नमेंट्स को तो माँ बाप कहा जाता है, और माँ बाप का रोल क्या है जी? जी तो ये मेरा कहना है। तो हमें तो बहुत भारी अफसोस है। आज देखिए कोस्टा रिका को बना लिया अमेरिका ने कि आप ये सारे के सारे प्रिजनर्स रखो और उसके बाद हम भेजते रहेंगे आपको। जी तो बहुत अनफॉर्चुनेट बात है जी इस बात का। मैं दो एक सवाल में करूंगा, दो सवाल में। एक सवाल तो मेरा ये है कि आप जो कह रहे हैं कि कुछ भी संभावनाएं बनी हुई है, बीजेपी कुछ भी कर सकती है, मे बी राष्ट्रपति शासन जैसी भी संभावना, यदि कुछ तोड़ फोड़ कुछ ऐसा कुछ पैदा हो, एक राष्ट्रपति दूर की बात है संभावना है, लेकिन आने वाला वक्त बीजेपी आप कुछ भी करे, मान लिया जाएगी आने वाला वक्त कांग्रेस का ही है। देखो, अगर कांग्रेस इकट्ठी रही, लीडरशिप, हमें डिसिप्लिन की कमी हमारी जमात में जरूर है। जो भी लोग इनडिसिप्लिन करते हैं, आगे भी आप देखिए, जब चरणजीत सिंह चन्नी और एक अध्यक्ष जी थे, एक हमारे वो सिद्धू साहब को अध्यक्ष बना दिया, जाखड़ साहब को वो बना दिया कैंपेन कमेटी का, और जो ओपन फाइट हुई उसकी कारण हम 78 से 18 पर आ गए। इफ द हाउस रिमेन्स यूनाइटेड, पीपल वांट कांग्रेस टू कम। आज अगर आप देखेंगे पिछले 15 साल से जो सेक्युलर और नेशनलिस्ट वोट है, अगर आपका और कांग्रेस का वोट आप जमा कर दीजिए, तकरीबन 65 to 66%। तो ये जो फंडामेंटलिस्ट पार्टीज हैं, अकाली दल सिख फंडामेंटलिस्ट और बीजेपी जो भी फंडामेंटलिस्ट है, आप समझती हो जिसकी है, इनकी वोट 33% से ज्यादा नहीं। ये 33 से 50 पर आना इनके लिए बहुत डिफिकल्ट है। और पंजाब के लोग मानते हैं इनकी सारी पॉलिसीज जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की। देखो हमारी पहचान क्या थी पंजाबियों की, जय जवान और जय किसान। जी हाँ, सबसे पहले तो आपने आर्मी की, पैरामिलिट्री फोर्सेस की भर्ती रोककर हमारे नौजवानों का एक रास्ता जो देश की सेवा करना, वो ही रोक दिया। जी हाँ, एग्रीकल्चर की कोई डिवर्सिफिकेशन का पैसा नहीं दिया। हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर जो सेंट्रल एशिया के साथ, जहां नौजवानों को और सूबे को काम मिल सकता था, वो पिछले 10 साल का बंद किया हुआ है। बहाना आप पाकिस्तान का लगाते हो, और बॉर्डर हम चाहते हैं कि सेंट्रल एशिया के साथ खुले। अगर बॉर्डर खुल जाता है तो हजारों लोगों को काम मिल जाता है। तो हर तरफ से आपने इकोनॉमिकली हमें टाइट कर दिया, पॉलिटिकली हमारी जुबान आपने दबा दी, और बदनाम करने की हर कोशिश। बेहद परेशान है बाबा साहब, बेहद परेशान है। चल रहा है किसान, खेत मजदूर, इंडस्ट्री है कोई नहीं, रॉ मटेरियल हमारे पास सारे देश से। देखो हमारे पास तो कोई पोर्ट नहीं है, एक सूखा पोर्ट था, ड्राई पोर्ट, वो अमृतसर था, ट्रेडिशनल सिल्क रूट जो था, वो आपने बंद कर दिया। आप बताओ हमारे नौजवान जाए तो जाए कहां? और देश का पेट पालते हुए आज हमारा पानी जो है वो 300-400 फुट चला गया है। ऐसा ही काम चलता रहा तो 10-15 साल में इट इज गोइंग टू बिकम ऑलमोस्ट अ सेमी डेजर्ट पंजाब। जी। तो अब फाइनली ये पूछना चाहूंगा कि बाजवा साहब जो एक सिपाही, एक ऐसे सिपाही कांग्रेस के जिन्होंने सारे जितने विपरीत हालातों में करते रहे, क्या रोल सामने दिखता है? क्या देखा जाए कि जब अगर कांग्रेस धमाका करती है कुछ सत्ता में, 27 तो है ही, ये चुनाव सामने है ही है, तो बाजवा साहब के रोल क्या कुछ होने वाले हैं? अब क्या उनके ऊपर महती जिम्मेदारियां ज्यादा हो गई हैं? अंतिम सवाल में देखो, दो राय नहीं, पार्टी ने हमेशा ही, पार्टी हाईकमांड की सारी लीडरशिप ने हमेशा ही दास के जैसे कहते हैं शोल्डर्स पर हाथ रखा है अपना। और मुझे इस बात पूर्ण उम्मीद हूं आपको एक आदमी ऐसा चाहिए जो एजुकेटेड हो, तजर्बेकार हो। मेरी 3 चीजें बहुत भाई साहब जरूरी आपके सुनने वालों को मैं कहना चाहता हूं। आप आर्म्ड फोर्सेस की बात करो, पैरामिलिट्री फोर्सेस की करो, या किसी भी नौकरी में आप देखिए, सबसे पहले क्राइटेरिया क्या होता है? सबसे पहला क्राइटेरिया है सीनियरिटी। नंबर 2 क्राइटेरिया सबसे इंपॉर्टेंट है लॉयल्टी। नंबर 3 है कैपेबिलिटी। अगर डर्बी की रेस हो रही है भाई साहब, जहां अरबी घोड़े ने भागना है, वहां देसी टट्टू भगाओगे तो बात नहीं बनेगी। ठीक बात। आपको पेडिग्रीड लीडर जिनका तजर्बा हो, जिनकी लॉयल्टी हो, पढ़े लिखे हो, जिनमें काबिलियत हो टू लीड द स्टेट। पंजाब टुडे नीड्स वेरी एबल लीडरशिप। ये जैसे अब भगवंत है, ऐसे लोग जो हैं, जो बेसिकली ये तो एक स्टेज आर्टिस्ट थे, लोगों का मन परचावे के लिए को वहां कोई झूठी बातें कर देनी, कोई चुटकुले सुना देने। पंजाब चुटकुला बनकर रह गया, मजाक का
मौजू बनकर रह गया सारे देश के लिए। सबसे नंबर 1 स्टेट टिल 1977 भाई साहब, इट वाज द नंबर 1 पर कैपिटा स्टेट ऑफ द कंट्री, नंबर 1। आज भी ये ऐसी धरती है, 1 इंच जमीन ऐसी नहीं है जो जरखेज ना हो, जो उगती ना हो। और पंजाबी तो आपस में इतनी जबरदस्त जान रखते हैं, अगर पंजाबी वर्ल्ड ही हमें इकट्ठा कर ले, हमें एक सेंटर की कोई मदद की जरूरत नहीं। इफ एनी एबल लीडर इज हियर, और वो सारे पंजाबियों को वर्ल्ड ओवर इकट्ठा कर ले, पंजाब अकेला ही 5 साल में वो काम कर सकता है जो आम स्टेट 15 या 20 साल में कर सकते। तो वी नीड एबल लीडरशिप। ये हमारी पार्टी की जो हाईकमांड है, मेरा ख्याल इस बात को समझती है। आपको साफ सुथरे लोग, पढ़े लिखे लोग, जिनको पता हो हिस्ट्री के भी वो स्टूडेंट हो, उनको बैकग्राउंड आपको अपनी जाननी चाहिए, ठीक, और जिनमें इतनी ताकत है टू स्टैंड अप इवन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। यू नीड अ लीडर जिसका कद हो, जिसमें ये ताकत हो, जिसमें ये काबिलियत हो कि सेंट्रल लीडरशिप जो हमारे साथ धक्का कर सकती है, उसके सामने खड़े होकर अपनी स्टेट को जस्टिस दिला पाए। और मैं समझता हूं वो दिन दूर नहीं है, वो दिन जरूर आएगा। पंजाब में एक दफा फिर, जैसे किसी टाइम मैं समझता हूं हमारे मर्द मुजाहिद सा प्रताप सिंह कैरो थे, ऐसे आदमी की पंजाब को अब फिर जरूरत है। हाँ जी, थैंक यू। बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपने बहुत खुलकर और बहुत शानदार बातचीत की। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार बाजवा साहब। पुनः हम किसी नए, जब मौका आएगा तो पुनः मिलेंगे, पुनः एक बार फिर बात करेंगे। धन्यवाद, आभार, बहुत मेहरबानी। आपने सुना, ये थे बाजवा साहब जिन्होंने खुलकर सारी बातें रखी हैं और बता दिया है कि हम नहीं गिराना चाहते हैं आप पार्टी की सरकार, लेकिन अपने कर्मों से वो जाए तो हो सकता है चली जाए, और हमारा तो लक्ष्य 2027 है, और 2027 हमारे करीब है, हम उसे पाकर रहेंगे, ये कहीं बाजवा साहब संकल्प जता रहे हैं। हमारी पूरी चर्चा आपको कैसी लगी, हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी जरूर करिएगा, और अच्छी लगी हो चर्चा तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाए तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइएगा। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।